पारितोष को हमेशा से बेटा चाहिए था। उसकी पत्नी सरला ने पारितोष के 7 बेटों को जन्म दिया था और वो 8वीं बार गर्भवती थी। वो भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, 7 बेटों को जन्म दिया है मैंने, इस बार भी बेटा ही हो, नहीं तो मेरा पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती है। 9 महीने बाद सरला को एक बेटी हुई। पारितोष गुस्सा हो गया। सरला, तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को जन्म देने की? हाँ, मेरी बात सुनिए जी, लड़का होगा या लड़की ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान ने दिए हैं। तू और तेरा भगवान। मुझे बेटा चाहिए बेटा, मुझे कुछ और नहीं पता। तू और बेटों को जन्म नहीं दे सकती ना, इसलिए तुझे मरना होगा। उसके बाद मैं इस बच्ची को भी मार दूंगा। पारितोष एक चाकू लेकर सरला के पेट में घुसा देता है। सरला की मृत्यु हो गई। तभी अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई। पारितोष सरला की बॉडी को लेकर एक पेड़ के नीचे दफन करने के लिए गड्ढा खोदने लगा और सरला को दफना दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि बिजली हमेशा पेड़ पर ही गिरती है। अचानक से पारितोष के ऊपर बिजली गिरी और पारितोष जलकर राख हो गया। उसके बाद से सरला की बेटी अपने 7 भाइयों के साथ बड़ी होने लगी। 7 भाइयों ने मिलकर उसका नाम परी रखा। परी आज 5 साल की हो गई है और आज रक्षाबंधन है, इसीलिए परी प्लेट में मिठाइयाँ लेकर अपने भाइयों को राखी बांध रही है। भैया, मुझे आशीर्वाद देना। बड़ा भाई मनोज 20 साल का था। उसने कहा, आशीर्वाद? किस बात की? तू तो एक लड़की है और तुझे विदा करना है। पता नहीं माँ ने तुझे क्यों जन्म दिया था। फालतू में दहेज का टेंशन सर पे आ गया। ये सुनकर परी को दुख पहुंचा और वो रोने लगी। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? मैं कोई बोझ हूँ क्या? परी के दूसरे भैया आलोक ने कहा, और नहीं तो क्या, लड़कियां बोझ ही होती हैं, बोझ। तू भी हमारे लिए बोझ ही है, हमें काम करना पड़ता है तुझे खिलाने के लिए। लेकिन घर का काम तो मैं ही करती हूँ, आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, घर साफ करती हूँ। वो लड़कियों का काम होता है, तू कुछ एहसान नहीं कर रही है, समझी? अब जो करना है जल्दी कर, हमें काम पर भी जाना है। परी ने रोते हुए सबको राखी बांधी। उसके बाद सभी काम पर चले गए। परी अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। माँ, आपने क्यों जन्म दिया मुझे? इन 7 भाइयों के बीच में अकेली लड़की को पैदा क्यों किया? ये लोग मुझे क्या कुछ नहीं सुनाते, मुझे बात बात पर मारते पीटते हैं। इससे अच्छा तो मैं आपके पेट में ही मर जाती। बहुत रोने धोने के बाद परी घर का काम करने लगी। घर साफ करना, भाइयों के कपड़े कच्चे धोना, बर्तन मांजना, ये सब करते करते शाम हो गई। परी कुछ खा नहीं पाई। कितनी देर हो गई आज? एक काम करती हूँ, चूल्हा जलाकर पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद भाइयों के लिए खाना बनाऊंगी। परी चूल्हे में लकड़ी जलाकर सूखे चावल खाने लगी। तभी उसके 7 भैया घर लौट आए। ए परी की बच्ची, चल खाना लगा। खाना तो अभी तक तैयार नहीं हुआ भैया। क्या? हमारे लिए अभी तक खाना नहीं बनाया है तूने, और खुद बैठकर चावल ठूस रही है? नालायक, काम चोर कहीं की। तुझसे अच्छा तो हम किसी कुत्ते को पाल लेते, पैसा भी नहीं लगता और वो हमारी बात भी मानती। तू तो कुत्ते से भी बदतर है। भैया, पूरा दिन काम करने के बाद दोपहर का खाना अभी खा रही हूँ। काम करते करते देर हो गई। तो हम क्या करें? तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। आलोक, जा चूल्हे से जलती हुई लकड़ी ले आ। आलोक चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल कर ले आया और 7 भाइयों ने मिलकर परी को मारना शुरू कर दिया। ये ले, खाना नहीं बनाएगी? हाँ, ये ले, और मारो भैया, इसके पर निकल आए हैं, ये ले। परी के शरीर में जगह जगह छाले पड़ गए। वो चीख चीख कर रोने लगी। मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। भैया, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परी की चीख घर के कोने कोने में गूंजने लगी, लेकिन उसके भैया ने उसे नहीं छोड़ा। वो 7 मिलकर उसे मारते रहे। उसके जगह जगह पर जलने से काले दाग पड़ गए। बहुत दर्द हो रहा है, पूरा शरीर जल रहा है। तो क्या हुआ? जाकर खाना बना, जल्दी कर, नहीं तो और मारेंगे। उसी हालत में परी गरम चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने लगी। उसका शरीर और ज्यादा जलने लगा। वो एक रोटी बनाती और दर्द से चीखती चिल्लाती, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। परी की हालत देखकर किसी की आंखों में भी आंसू आ जाते, लेकिन उसके 7 भाइयों के पास दिल विल कुछ नहीं था। परी ने खाना बनाकर उन सबको खिलाया। ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ साल बीत गए और परी जवान हो गई।
परी के गांव में बाकी जो लड़कियां थीं उनकी शादियां होने लगी। सभी एक एक करके गांव छोड़कर अपने ससुराल जाने लगी। एक दिन परी की एक सहेली ने उससे पूछा, अरे परी, सभी सहेलियों की शादी हो गई है, मेरी भी होने वाली है, तू कब करेगी शादी, तू कब जाएगी ससुराल? सभी के नसीब में सुख नहीं लिखा होता रत्ना, तू जा ससुराल में अच्छे से रहना, मैं शायद यहीं पर रहूंगी जिंदगी भर। ऐसे कैसे? मैं मुखिया जी से बात करूंगी, मुखिया जी तेरे भाइयों से बात करेंगे। परी की सहेली ने सच में मुखिया जी से बात की। मुखिया जी ने मनोज और आलोक को बुलाकर कहा, सुनो मनोज, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवानी होगी। भाई होने के तौर पर फर्ज बनता है तुम लोगों का। मेरे पास अच्छा लड़का है, उससे अपनी बहन की शादी करवा दो। कोई दहेज नहीं देनी होगी, धूमधाम से अपनी बहन की शादी करवा दो। आलोक और मनोज आपस में बात करने लगे। अरे भैया, धूमधाम से शादी करवाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, हमारे पास पैसे कहाँ है? जमीन है, लेकिन उस चुड़ैल बहन के लिए तो मैं अपने बाप दादा की जमीन नहीं बेचूंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी उनका एक और भाई बिरजू दौड़ते हुए वहां आया। अरे सत्यानाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ, बोल तो पहले। कंपनी बंद हो गई भैया, अब हमारी नौकरी नहीं रही। क्या बात कर रहा है, अब क्या होगा? उन लोगों की नौकरी चली गई। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा, वो लोग खाएंगे क्या। अरे जो भी बचे कुछ पैसे हैं उससे एक हफ्ता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? एक हफ्ता कैसे भी करके उन लोगों को खाना मिल गया, लेकिन उसके बाद पैसे खत्म हो गए और परी के ऊपर अत्याचार और भी बढ़ गया। बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन वो लोग परी के ऊपर निकालने लगे और इसी तरह 3 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्तों से सभी भूखे थे और नई नौकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मुझे अपने भाइयों को राखी बांधनी होगी, उनको मिठाई खिलानी होगी। एक काम करती हूँ, मैं भी कुछ काम ढूंढ लेती हूँ। परी को बड़ी आसानी से गांव में सिलाई का काम मिल गया। 2 दिन काम करने के बाद उसे कुछ पैसे मिले। उसने उन पैसों से राखी और कुछ चावल खरीदा, लेकिन उसके भाइयों को ये सब पता नहीं था। रक्षाबंधन के दिन परी अपने घर में अपने भाइयों के लिए खाना बनाने लगी और उधर सातों भाई नौकरी ढूंढने बाहर गए। एक कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिली। हद हो गई यार, एक तो पेट में खाना नहीं है और ऊपर से ये बेरोजगारी। आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। चल घर चलते हैं। सातों भाई घर लौट आए और देखा परी और सूखे चावल लेकर बैठी हुई है। आइए भैया, आज रक्षाबंधन है, इसीलिए मैंने कुछ चावल खरीदा। आइए मैं राखी बांध देती हूँ और उसके बाद चावल खिला देती हूँ। हैं? तुझे चावल खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? मुझे गांव में ही एक सिलाई का काम मिला है। क्या? हमारे होते हुए तू बाहर काम कर रही है? हमारी मान सम्मान मिट्टी में मिला रही है। मनोज ने परी को एक थप्पड़ मार दिया। बिरजू ने कहा, भैया, इसकी वजह से हमारा सर दर्द 100 गुना बढ़ गया है, ऊपर से शादी भी करवानी है। हाँ हाँ, इसको तो हमारे मान सम्मान का कोई ख्याल ही नहीं है। वो लोग बहुत दिनों से भूखे थे, चावल देखकर वो और नहीं रह पाए। मनोज भैया, चावल के साथ मांस अच्छा लगेगा। मांस? लेकिन मांस कहाँ से मिलेगा? क्यों? परी से। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए भैया, आज रक्षाबंधन है। लेकिन उसके भाइयों ने कुछ नहीं सुना। भूख उनके सर पर चढ़ गई थी। उन लोगों ने परी को मार डाला और चावल के साथ उसके मांस को खा लिया। शाम को मुखिया जी आए और परी को ढूंढने लगे। परी, परी बेटी, वो नहीं है? नहीं है मतलब? वो तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, जरा देखूं। मुखिया जी घर के अंदर घुस गए और देखा जमीन पर खून पड़ा हुआ है। खून? तुम लोगों ने क्या किया परी बेटी के साथ? पुलिस, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। मुखिया जी पुलिस को बुला लाए, लेकिन मनोज ने हंसते हुए कहा, साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। इन लोगों ने परी बेटी को मार डाला है। लेकिन कोई प्रमाण है क्या? सातों भाइयों ने मिलकर खून साफ कर डाला था। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। मुखिया जी, प्रमाण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वापस जा ही रही थी, तभी एक चमत्कार हो गया। परी की आत्मा वहां आई और रोते हुए कहा, साहब, ये रहा प्रमाण, मैं सब कुछ दिखाती हूँ। परी ने अपनी जादुई शक्ति से पुलिस को सब कुछ दिखा दिया। आज रक्षाबंधन है, लेकिन ऐसे भाइयों के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। इन्हें ले जाइए, ये घटना हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। पुलिस ने सातों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उन लोगों को फांसी की सजा हो गई। परी की आत्मा को शांति मिल गई। ये घटना सच में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। सच में
ऐसे भाई किसी भी बहन को ना मिले। दोस्तों, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ दोस्तों, जो भी अपनी प्यारी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं वो सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें। आग आग, बचाओ बचाओ। राजीव फैक्ट्री के अंदर फंस गया है और फैक्ट्री में जोरदार आग लगी है। राजीव बचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है, आग आग, बचाओ बचाओ। मगर कोई उस आग में घुसकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अभी फायर ब्रिगेड को आने में भी देर है। राजीव बचने की आशा छोड़ देता है। तभी अंजलि अचानक से उस आग के अंदर घुस जाती है। आग इतनी तेज है कि अंजलि का चेहरा झुलसने लग जाता है, मगर अंजलि उसकी परवाह नहीं करती। वो किसी भी तरह आग से बचकर राजीव के पास जाना चाहती है, मगर तभी उसके सामने एक जलता हुआ पिलर टूटकर गिरता है और अंजलि गिर जाती है। क्या होगा इसके बाद? क्या अंजलि राजीव को बचा पाएगी? मगर राजीव को बचाने के लिए अंजलि ने अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। इस कहानी की शुरुआत 25 साल पहले होती है। रतनपुरा नाम के गांव में मोतीलाल और सरला नाम के एक दंपति को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो लोग लड़की का नाम अंजलि रखते हैं और लड़के का नाम रखते हैं आकाश। दोनों के दाहिने कान के पीछे एक तिल है। दोनों एक साथ बड़े होने लगते हैं। मोतीलाल और सरला भी बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। मोतीलाल और सरला दोनों बच्चों को लेकर मेले में घूमने जाते हैं, मगर वहाँ आकाश के ही जैसा एक और बच्चा भी आया हुआ था। वो बच्चा दिखने में भी पूरी तरह आकाश के जैसा ही था। ये मोतीलाल और सरला को नहीं पता था। आकाश को एक कैमरे वाले भैया दिखे तो आकाश ने कहा, पापा पापा, मुझे फोटो खिंचवाना है। मैं और अंजलि साथ में फोटो खिंचवाएंगे। आकाश और अंजलि एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और दोनों को उस फोटो की एक एक कॉपी दी जाती है। आकाश कहता है, मैं इस फोटो को हमेशा मेरे पास रखूंगा। इसके बाद आकाश और अंजलि मेले में घूमने लगे, खेलने लगे और खेलते खेलते आकाश थोड़ी दूर चला गया और उसी समय मेले में आग लग गई। सभी ने भागा दौड़ी शुरू कर दी। अंजलि तो किसी तरह अपने माता पिता के पास चली आई, लेकिन आकाश नहीं आ पाया। मोतीलाल और सरला उस भागा दौड़ी के बीच में आकाश को ढूंढने लगे। आकाश, अरे आकाश कहाँ गया? आकाश, आकाश, आकाश कहाँ है तू? आकाश, आकाश भैया। तभी मोतीलाल को आकाश दिखा। वो रहा आकाश। मोतीलाल उसको गोद में उठाकर दौड़ते हुए वहाँ से चला गया। सरला भी अंजलि को गोद में लिए हुए वहाँ से चली गई। वो लोग घर पहुँच गए। आज तो बाल बाल बच गए। आकाश, आज से तू हमारा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, समझ गया? मगर आकाश ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप सभी की तरफ देखने लगा। अरे आकाश कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तभी बाहर पुलिस चली आई और साथ में एक आदमी और एक औरत भी थे। मोतीलाल, बाहर निकलो। मोतीलाल, तुम पर बच्चा चोरी करने का आरोप है। मोतीलाल बाहर निकलता है और पुलिस को देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ साहब? मैंने किसी का बच्चा चोरी नहीं किया है। ये दोनों तो मेरे बच्चे हैं। पुलिस के साथ आई हुई उस औरत ने कहा, तुम्हारे बच्चे हैं? ये लड़का मेरा है, इसका नाम जीतू है। ये सुनकर मोतीलाल और सरला के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। नहीं नहीं बहन जी, ये तो मेरा लड़का है आकाश। देखिए इसके कान के पीछे एक तिल है। ये बोलकर सरला उसके कान के पीछे देखती है, मगर उसे तिल दिखाई नहीं देता। तभी वो लड़का दौड़कर उस औरत के पास चला जाता है। माँ माँ, मुझे ले चलो माँ, मुझे ले चलो। असल में मोतीलाल ने आकाश को नहीं, आकाश के जैसे दिखने वाले उस लड़के को उठा लिया। इसका मतलब आकाश गायब है। ये सोचकर मोतीलाल और सरला अंदर से टूट गए। हाँ जी, सुनते हो, हमारा लड़का कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, उसे ढूंढ कर लाइए उसे। मोतीलाल ने पुलिस के साथ मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन आकाश नहीं मिला। धीरे धीरे दोनों ने आकाश के मिलने की आशा छोड़ दी, मगर अंजलि उम्मीदों पर टिकी रही। वो हर रोज मेले में लिए गए उस फोटो को देखती रही। उस फोटो को उसने हमेशा अपने पास रखा। ऐसे ही दिन बीतते गए। अंजलि और आकाश भाई बहन होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए अंजलि को हमेशा अपने भाई की याद आती रही। अंजलि को सबसे ज्यादा दुख होता था राखी के दिन। अंजलि देखती थी कि आसपास की सारी लड़कियां अपने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांध रही हैं, मगर अंजलि का कोई भाई होकर भी नहीं है।
ये सोचकर अंजलि को बहुत दुख होता था। वो अपनी माँ के पास जाकर रोती है। माँ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ माँ? मुझे भी भैया के हाथ में राखी बांधना है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, भगवान ने चाहा तो तेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। यही सोचकर अंजलि दिन बिताने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अंजलि जवान हो गई और मोतीलाल की नौकरी चली गई। इसलिए घर संभालने के लिए अंजलि शहर चली गई और शहर में पहुंचकर अंजलि नौकरी की खोज करने लगी। उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। फैक्ट्री के मालिक का नाम राजीव है। राजीव की उम्र 25 साल के आसपास है। राजीव अंजलि से कहता है, देखो अंजलि, ये फैक्ट्री मेरी है, इसलिए यहाँ मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही सुनना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें लात मारकर नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है साहब। और हाँ, यहाँ 12 घंटे काम करना होगा, नहीं तो पगार नहीं मिलेगी। ठीक है साहब, मैं वही करूंगी जो आप बोलेंगे। अंजलि काम पर लग गई। वो दिन रात काम करने लगी और राजीव के कहने के मुताबिक सब कुछ करने लगी। राजीव भी अंजलि के ऊपर बहुत प्रेशर देने लगा। अंजलि, अभी 10वीं माले पर जाओ और मैनेजर साहब को बुला कर लाओ, फोन नहीं लग रहा है उनका। ठीक है साहब, मैं लिफ्ट से चली जाती हूँ। नहीं, लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से जाओ। और हाँ, जाते वक्त इस 20 किलो के वजन को भी लेकर जाना। अंजलि 20 किलो वजन माथे पर लेकर 10वें माले पर चढ़ने लगी। उसका सर दर्द होने लगा, सर घूमने लगा, मगर काम तो काम होता है, करना ही पड़ेगा। अंजलि चढ़ती गई, मगर तभी उसके सर से वो वजन नीचे गिर गया और सब कुछ टूट कर बिखरा। आवाज सुनकर राजीव दौड़कर आया और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आया। ये क्या किया तूने? काम चोर कहीं की, इस काम ठीक से नहीं कर सकती है तू। पूरा नुकसान हो गया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ये बोलकर राजीव एक डंडा लाकर अंजलि को मारने लगा। अंजलि दर्द से तड़पने लगी, मगर कोई बचाने नहीं आया। मार खाकर अंजलि फिर से काम पर लग गई। एक दिन राजीव की पत्नी उर्मिला फैक्ट्री में आई। उर्मिला इस फैक्ट्री की चेयरमैन है। वो आई और अंजलि को पानी देने के लिए कहा। अंजलि पानी लेकर गई और उसके हाथ से ग्लास फिसलकर टेबल के ऊपर गिर गया। अरे, किसने काम पर रखा इसे? एक काम ठीक से नहीं कर सकती, ये ले। ये बोलकर उर्मिला ने भी अंजलि को जोर से 2 थप्पड़ मार दिए। ऐसे ही हर रोज राजीव और उर्मिला से डांट और थप्पड़ खाते हुए अंजलि के दिन बीतने लगे। अंजलि पूरा दिन काम करने के बाद घर लौटकर रोने लगी, मगर वो करेगी भी क्या, पैसों की जरूरत जो है। इतने में एक दिन राजीव ने अंजलि को अपना केबिन साफ करने के लिए कहा। अंजलि केबिन साफ करने लगी। अंजलि टेबल साफ कर ही रही थी कि इतने में टेबल का एक ड्रॉर खुल गया और एक तस्वीर बाहर निकल कर आई। ये वही तस्वीर है जो अंजलि और आकाश ने मेले में ली थी। अंजलि को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तस्वीर को हाथ में लिया और कहा, ये तस्वीर साहब के पास कैसे आई? ये तस्वीर तो हमने। तभी वहाँ पर राजीव आ गया और चिल्लाकर कहा, नीचे रखो, उस तस्वीर को नीचे रखो। उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वो तस्वीर मेरे दिल के बहुत करीब है। बचपन में मैंने अपनी जुड़वा बहन के साथ ये तस्वीर ली थी और उसी दिन मेले में हम लोग जुदा हो गए थे। नीचे रख उसे, चली जा यहाँ से। ये कहते हुए राजीव रो पड़ा। अंजलि ने पहली बार राजीव की आंखों में आंसू देखा। उसको समझ में आ गया कि यही है उसका भाई, उसका खोया हुआ भाई। मगर तब अंजलि ने कुछ नहीं कहा। काम खत्म होने के बाद अंजलि घर चली गई और जाकर सोचने लगी, इतने दिनों बाद मुझे मेरा भाई मिला है। मेरा भाई, मेरा अपना भाई, जिसको पूरी जिंदगी राखी नहीं बांध पाई मैं। कल राखी है, मैं कल ही उसे बताऊंगी कि मैं ही उसकी बहन हूँ और कल पहली बार उसके हाथों में राखी बांधूंगी। ये सोचकर अगले दिन सुबह अंजलि ने एक राखी खरीदी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। उसकी आंखों में अभी बहुत सारे सपने हैं, मगर फैक्ट्री के सामने पहुंचते ही उसने देखा कि फैक्ट्री में आग लग गई है। आग! आग! बचाओ! बचाओ! राजीव फैक्ट्री के अंदर फंस गया है और फैक्ट्री में जोरदार आग लगी है। राजीव बचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है, आग! आग! बचाओ! बचाओ! मगर कोई उस आग में घुसकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अभी फायर ब्रिगेड को आने में भी देर है। राजीव बचने की आशा छोड़ देता है। तभी अंजलि अचानक से उस आग के अंदर घुस जाती है। आग इतनी तेज है कि अंजलि का चेहरा झुलसने लग जाता है, मगर अंजलि उसकी परवाह नहीं करती। वो किसी भी तरह आग से बचकर राजीव के पास जाना चाहती है, मगर तभी उसके सामने एक जलता हुआ पिलर टूटकर गिरता है और अंजलि गिर जाती है। मगर अंजलि हार नहीं मानती। वो अपनी जान की बाजी लगाकर फिर से खड़ी होती है और आग के बीच में से राजीव के पास जाती है और अपने दुपट्टे से राजीव को लपेटकर जलती हुई फैक्ट्री से बाहर लाती है। राजीव को तो आग से कुछ नहीं होता,
मगर अंजलि का पूरा शरीर आग से जल गया है। उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट किया जाता है। अंजलि का बैग बाहर पड़ा हुआ था। राजीव बैग भी साथ ले जाता है। अंजलि का पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका है। चेहरा तो पूरी तरह जल गया है। उसे बात करने में भी तकलीफ हो रही है। राजीव और उर्मिला उसके पास जाते हैं। अंजलि, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अंजलि दर्द से तड़पते हुए कहती है, बैग, मेरा बैग, उसके अंदर देखो, मेरा बैग। राजीव तभी बैग खोलता है और वो देखता है कि उसके अंदर वही तस्वीर है, वही तस्वीर जो उसके पास है। राजीव को याद आता है कि उसकी बहन का नाम भी तो अंजलि ही था। अंजलि, बहन, तुम मेरी बहन हो। अंजलि, बहन। राखी, आज राखी है। मैं पहली बार तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ भैया। अंजलि बहुत मुश्किल से बैठती है। उसके बाद वो अपने बैग से राखी निकालती है। भैया, अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। राजीव की आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। राजीव रो रहा है। बहन, मेरी बहन। ये कहते हुए राजीव हाथ आगे बढ़ाता है और अंजलि उसके हाथ में राखी बांध देती है। आज मेरे मन को शांति मिली है। ये बोलकर अंजलि शांत हो गई और उसकी आंखें बंद हो गई। अंजलि का देहांत हो गया। राजीव जोर जोर से रोने लगा। नहीं बहन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर फिर से नहीं जा सकती। देखो उर्मिला, देखो, हमने इस पर कितना अत्याचार किया है और आज ये चली गई, मुझे बचाकर खुद चली गई। मेरे हाथ में पहली और आखिरी राखी बांध कर चली गई। नहीं। राजीव बहुत रोया, मगर अब रोकर भी क्या फायदा। जिसको जाना था वो तो चला गया। ऐसे ही राजीव की जिंदगी में ये राखी यादगार बन गई। उसने अंजलि की बांधी हुई राखी को संभाल कर रख दिया और गांव में अपने असली माता पिता से मिलने चला गया। मोतीलाल और सरला को तो अपना बेटा मिल गया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। खुशी के साथ ये दुख भी अब सभी को दिल में ही लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे ही राखी के दिन एक भाई बहन का प्यार अटूट हो गया। इसी प्यार की वजह से हमारे जीवन में रक्षाबंधन का इतना महत्व है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें